हाँ, नरेशन आज और कल। जल्दी फ्री कर दिया आज। मैं तो लेट आया हूँ वैसे। चलो सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो। ठीक है, जिनको आना है वो आते रहेंगे। टॉपिक चलेगा नरेशन। ठीक है। आप बैठ रहे हो कि जा रहे हो या कंफ्यूज हो? ये उसके लिए पढ़ना पड़ता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। चलो, तो वॉइस के क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो पा रहे? अपनी तरफ से और किए कुछ क्वेश्चंस? कोई उसके अलावा और कुछ नहीं किए? तो गूगल अंकल जिंदाबाद। गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लोगे अगर, और आजकल चैट जीपीटी, क्वेश्चन वहां से ले लो। कोई भी एग्जाम के लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, खूब प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ये तो बाकी तो बहाने हैं। चलो कोई नहीं। शीट में जो क्वेश्चन थे वो हुए सही। ठीक है, आइए जितेंद्र जी। अब नरेशन स्टार्ट करेंगे। नरेशन में भी वही जो ट्रिक्स हमारी, जैसे जो वॉइस में हमने जो चीज़ें एलिमिनेशन मेथड किया था, वैसे ही आपके क्वेश्चन जो है नरेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन पढ़ना एक बार हम सारे स्ट्रक्चर्स। 5 मिनट वेट करें? नहीं वो तो है, लेकिन क्लास कंटिन्यू करते हैं, ऐसे किसी का वेट। हालांकि मैं रिवाइज करवा दूंगा, आएंगे तो एक बार। चलो, तो बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम एक बार पढ़ेंगे तो सही। लेकिन बस शुरुआत में ध्यान रखना, जो शुरुआत का 30 मिनट्स का जो मैटर रहेगा वो ही आपके सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करवाएगा। ठीक है। आगे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, उनके है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। लेकिन शुरुआत के जो बेसिक रूल्स है वो ध्यान रखने जरूरी है। तो पहले देखो, जब नरेशन की बात कर रहे हैं, एक तो नरेशन है हमारे पास डायरेक्ट, और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट। इसको डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। सही कहा ना? नरेशन भी बोला जाता है उसको, स्पीच भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन भी हुआ, डायरेक्ट स्पीच भी हो सकता है। नरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नरेशन का मीनिंग होता है कुछ कहना, बताना, कुछ नरेट करना। नरेट करने का मतलब सुनाना। ठीक है। जैसे मैं अगर कोई कहानी सुना रहा हूं, तो कहानी लिखी किसी और ने, उस कहानी को अगर मैं आपको सुना रहा हूं, तो वो क्या हुआ? नरेट करना ही हुआ। किसी व्यक्ति ने कोई भी सेंटेंस बोला, जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि उस कवि ने ऐसा कहा है, फिर हम अपनी वो बात सुना देते हैं, तो उसी को नरेशन, उसी को नरेट करना कहते हैं। तो नरेट का मीनिंग क्या हुआ? कि किसी भी बात को कुछ सुनाना, नरेट करना, बताना। तो अब मान लो क्या हुआ कि जितेंद्र जी ने कुछ भी बोला, उस सेंटेंस को अगर आपको आकर मैं बता रहा हूं, इस चीज को बताने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में मैंने क्या किया कि जैसे जो सेंटेंस उन्होंने बोला, उस सेंटेंस को मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको पता है पंक्चुएशन मार्क आता है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, मीनिंग उसमें हमने किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर जितेंद्र जी कहते हैं कि आज तो मैं बहुत बिजी हूं, इसी सेंटेंस का अगर ऑफिस में मैं कह दूं कि जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, अब मैं बहुत बिजी हूं, जितेंद्र जी ने जैसे बोला एज इट इज कॉपी वेस्ट किया, ये डायरेक्ट है। और वही अगर इसको मैं मॉडिफाई करके बोल दूं, मीनिंग सेम रहेगा। मॉडिफाई करके बोल दूं कि वो कह रहे हैं कि आज वो बिजी हैं, तो इस बात को मैंने अपने वर्ड्स में कह दिया। इसको किस में कर दिया हमने? देखो, आपके एग्जाम में
जो एक्टिव पैसिव आता है उसमें दो कंडीशन बनती है, या तो सेंटेंस आएगा एक्टिव, एक्टिव को चेंज करना होगा पैसिव में, या पैसिव में आएगा जिसको चेंज करना होगा एक्टिव में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये मान के चलो 99% कंडीशन ये बनेगी कि सेंटेंस डायरेक्ट का होगा जिसको इनडायरेक्ट में करना होगा। अगर उसको बनता है लेवल डिफिकल्ट करना तब वो इनडायरेक्ट का देकर डायरेक्ट में चेंज करवाने के लिए दे सकता है, बाकी आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही चेंज करना होगा। और इसके अंदर क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आप पिछले सालों के पेपर भी उठाकर आप देखोगे तो बहुत बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर के इसमें नरेशन बनते हैं। तो शुरुआत के जो रूल्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि जब मैं शीट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये रूल्स ही वहां पर काम आएंगे। इसी के हेल्प से हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो एक बार स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैंने लिखा राहुल सेड, क्या हुआ, राहुल सेड टू लता आई एम आउट ऑफ टाउन टुडे। अब इस सेंटेंस को देखो, ये हमारे पास कितने सेंटेंस है, सेंटेंस एक ही है, दो नहीं, सेंटेंस तो एक ही है, कॉमा लगा हुआ है। देखो अगर फुल स्टॉप होता तो ये दो सेंटेंस होते। अब इस एक सेंटेंस के पार्ट्स दो हैं, सेंटेंस के पार्ट्स दो हैं। ये वाला जो पार्ट है देखो क्या हो गया, मैं रिपीट करूंगा लेकिन बैठो तो सही, आप चांस तो लो, चाय पानी पियो पहले। इन्वर्टेड कॉमा जो है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच। देखो इसलिए रिपीट नहीं किया मैंने आपके आते ही, अभी थोड़ी देर कुछ गुमशुदा लोग और आएंगे तो एक बार चलने दो, फिर मैं अभी 2 मिनट बाद में एक बार शुरू से रिवाइज करूंगा। ओके देखो, कई बार स्टेशन पर जा रहे हैं, ट्रेन निकल गई तो हम क्या करते हैं, भागते एक बार जो कोच दिखा उसमें घुस गए, उसके बाद फिर हम धीरे 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 अंदर से अपनी सीट पर जाते हैं। तो वैसे आपको करना है। तो मैंने क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हिस्सा है इसको क्या बोला हमने, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसको हमने बोला, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं लोग, रिपोर्टेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बट एक चीज बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब तो इसके अंदर जो वर्ब है सिर्फ उसी को बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसी को क्या बोला हमने, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है उसी को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। एक बार ये पोस्टमार्टम आपको इतना याद रखना है। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर हिस्सा है वो किसी भी स्पीकर वक्ता के द्वारा बोले गए एक्चुअल शब्द है, जैसे बोले उसको वैसे का वैसा हमने कॉपी पेस्ट किया। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है उसको बोला रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको हमने क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या हुआ कि ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना होगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त मैं क्या करूंगा, एक बार मैं बना के बता रहा हूं। देखो इस सेंटेंस को मैंने ऐसा लिखा कुछ, राहुल टोल्ड लता, दोनों पार्ट्स को जोड़ा तो कंजंक्शन लगाया दैट, आई का हुआ शी, कैसा होगा वो अभी बात करेंगे हम। एम का हुआ वॉज, सॉरी राहुल ना ही होगा। यस, मतलब बोर्ड को देख देख के आप भी चलाना सीख गए। एक बार आप सिर्फ इतना देखो,
डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस था उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, कितनी जगह पर चेंजेस हुए। एक तो हमने क्या किया, देखो यहां क्या दिया हुआ है, सेट टू का हमने क्या किया, टोल्ड, एक चेंज नंबर 1। नंबर 2, यहां पर देखो ये दोनों पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन लगा दिया, दैट, चेंज नंबर 2। थर्ड, यहां पर क्या था, आई, तो आई को हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट किया, ई में। ये प्रोनाउन जो होते हैं, ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, तो ये चेंज नंबर 3। एम का क्या हुआ, चेंज नंबर 4। और टुडे का क्या हुआ, दैट डे, चेंज नंबर 5। ये 5 चेंजेस करने हैं आपको। हालांकि इसके पीछे ग्रामर है, कुछ जगह आपको लॉजिक देखने हैं, कुछ जगह आपको चीज़ों को याद रखना है कहाँ पर क्या होगा, लेकिन आपको ये 5 चेंजेस याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा टुडे का दैट डे हुआ, इसका रीज़न क्या है कि जब आज वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस को कोई व्यक्ति बाद में बोलेगा तो ऑब्वियसली टाइम चेंज हो ही गया ना, तो अभी थोड़ी होगा, वो तो ये होगा ना कि उस वक्त। तो ये 5 चेंजेस करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त हमें कितने चेंज करने हैं, 5। नरेशन की बात हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग हुआ कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने सेंटेंस लिखा और वो स्पीकर के द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको हम अपने शब्दों में कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा है इसको हमने बोला रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब होता है जो बात कही गई है, जो बात कही गई है। कौन सी बात कही गई है, आई एम आउट ऑफ टाउन, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए जो सेंटेंस बोला गया वो क्या हुआ, रिपोर्टिंग। फिर हमने इसको जब कन्वर्ट किया तो ये 5 चेंज हुए। तो आपको याद रखनी है वापस, ये गोल्डन रूल्स मान लो चाहे इनको, और कौन कौन से चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, उनकी हम बात करेंगे अभी। मैंने कहा एक चेंज नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि उसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2, फिर आप देखोगे कि एक प्रॉपर कंजंक्शन का यूज करना है। कंजंक्शन समझ ही गए आप। नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी कौन से, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जिनको। कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये शब्द है आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये वाले प्रोनाउंस, आई, माई, मी, ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनकी बात करते हैं। चेंज नंबर 4 कौन सा हुआ, चेंज इन टेंस। अगर तरीके से समझो काम आसान हो सकता है। टेंस में चेंज क्यों हुआ, ये सेंटेंस प्रेजेंट में, ये सेंटेंस पास्ट में है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा है, जब दोनों सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो पूरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा, तो एम का क्या हो गया, पॉज हो गया, और बोला गया तो ऑब्वियसली टाइम भी चेंज होगा। फिर हमने क्या देखा, चेंज इन टेंस। नंबर 5, चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। टाइम एंड प्लेस, हालांकि इसको एडवर्ब्स कहते हैं, मैं टाइम एंड प्लेस की बात कर रहा हूं। मैं बोलूं यहाँ ईयर, इसी सेंटेंस को अगर मैं बाद में बोलूं तो ईयर का क्या हो गया, देयर। मैं यहाँ खड़ा हूं, इस सेंटेंस को कोई जाकर किसी और को सुनाएगा तो बोलेगा ना वो वहां खड़ा है। तो ये 5 चेंज आपको करने हैं। इसके बाद देखो, सबसे पहले आपको प्रोनाउन के बारे में जानना है। जो पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये चीजें हो पाएगी। सिंपल है लेकिन इतने भी सिंपल नहीं है कि एकदम हाथ बांध के मैं बैठ जाऊं, आने दो सर, ऐसा नहीं। थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। 80% एफर्ट्स मैं लगाऊंगा तो 20% आपको भी लगाने पड़ेंगे। मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। 3 तरह के प्रोनाउंस है अपने पास। एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और, प्रोनाउन क्या होता है इंग्लिश में कैटेगरी बना रखी है 3। इंग्लिश में क्यों, संस्कृत में भी होते हैं।
बचपन में आपने वो पढ़े होंगे धातु रूप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, गच्छामि। हाँ, पीटना इसको बाद में। तो आप देखो, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? स्पीकर को, लाउड स्पीकर नहीं। एक होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू, लिसनर। और एक होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आता है ही, इट और दे। अब आपको इसकी फॉर्म भी ध्यान रखनी होगी। तो इसको इस तरीके से देखो, फर्स्ट पर्सन जिसमें स्पीकर इंक्लूड है आई और वी, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन हुआ लिसनर, यू। और थर्ड पर्सन होते हैं जिसके बारे में हम बात, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। तो ऐसे हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये जो सारी है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? अब सब्जेक्ट में अगर हमें प्रोनाउन लगाना है तो हम इन्हीं में से प्रोनाउन का यूज करेंगे। और अगर मुझे इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते वक्त इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। आई का क्या हो जाता है? मी। वी का क्या हो जाता है? अस। यू का यू ही रहता है। ही का हिम होता है, आप लोगों को पता है। शी का हर होता है। इट का इट होता है। और दे का देम होता है। ये आपके सब्जेक्ट वाली फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म। बीच में आपको एक पॉजेसिव फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। आई का हुआ माई, वी का हुआ आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। THEIR, THEIR, देयर। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो कि ये प्रोनाउन जो है, कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। एक तो ये पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो उसकी कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और आपको याद हो सकता है, बस उसमें घबराना नहीं है, पता रहेगा आपको बिल्कुल। जैसे वर्ड आया, देखो सबसे पहले आपने इसको पढ़ा एक बार, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, आई माई मी वी आवर, यू योर यू, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। अब मान लो आपसे मैंने पूछा कि आवर जो है, आवर क्या है, आवर की कंडीशन बताओ, तो तुरंत क्या करना है? ये होता है जब डर होता है, लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम कंफ्यूज होकर हम घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं करना, सोचो, आपको ऑलरेडी आता है। आपने देखा आवर, तो आवर जो है, आपने फॉर्म लिस्ट पढ़ो, वी आवर अस, उसमें आया, तो इट मीन्स वी जो है फर्स्ट पर्सन है, उसकी यह पॉजेसिव फॉर्म है, यानी सेकंड, वी आवर अस। अब आपके सामने मान लो आ गया हर, तो आपने देखा हर किसकी फॉर्म है? शी की, शी हर हर। तो अब यह है कि सर ये हर पॉजेसिव फॉर्म भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब वो डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। जैसे आपको पता है पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन दर्शाता है। हर कार ऐसा बोलते हैं ना। और एक अगर वैसा होता है कि आई बीट हर, मैंने उसको पीटा, तो बीट हर ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। वैसे तो यू में भी तो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अगर मैं बोलता हूँ कि यू आर वेरी नाइस, कौन सी फॉर्म है? और मैंने कहा आई विल किल यू, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप याद रख लोगे कौन सा प्रोनाउन कौन सी फॉर्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? याद रख पाओगे पक्का? इट्स किसकी फॉर्म है? थर्ड पर्सन, इट की पॉजेसिव फॉर्म। देम थर्ड पर्सन, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मी फर्स्ट पर्सन, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब जब ये प्रोनाउंस है हमारे पास और इनको चेंज करना है, चेंज हो गया प्रोनाउन,
तो चेंज करते वक्त क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको चेंज करना होता है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो। अब देखो इसको ऐसे समझो, जब वो बोलते हैं कि मैं आज बिजी हूं, तो इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? वो बिजी है, मैं ये बोलूंगा ना। तो उन्होंने तो मैं यानी आई यूज किया, और मैं अब उनके लिए बोलूंगा तो ये यूज करूंगा। तो इसलिए हमने ये कैटेगरी बना दी कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन किसके अनुसार? नो चेंज। यानी अब आपको थर्ड पर्सन ही शी इट अगर आ गई तो उसमें माथा बच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंज करने की जरूरत पड़ी। यही रीजन है कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमें इसका एक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया जाता था, SON 1 2 3। याद होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, कुछ लोग गलती से बोल देते हैं नाउन, जबकि थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो, राहुल सेड टू लता, क्या लिखा हुआ है? आई। आई कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? राहुल, सब्जेक्ट। बात हुई थी। अब हम जो कह रहे हैं ना सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके अनुसार? कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। तो यहां पर अगर आई फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसको चेंज करना है किसके अनुसार? राहुल के अनुसार। तो राहुल के अनुसार क्या हुआ? राहुल का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और मान लो यहां यू होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते? ऑब्जेक्ट यानी लता के अनुसार। और ये फर्स्ट पर्सन है तो लता का क्या कर देते? अगर यहां यू होता फर्स्ट फॉर्म तो लता के अनुसार शी कर देते, क्योंकि इसकी भी वही फॉर्म लगाते ना। ये अभी आ जाएगा, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। तो ये वाली बात है कि अभी जो हम कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसकी बात हमने कर ली। दूसरी चीज हमने एक चीज और पढ़ी, चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। तो इसमें भी कुछ बेसिक चीज याद रखनी है। जैसे वर्ड आ गया ईयर, तो ईयर का क्या किया? मतलब नियरनेस, रिमोटनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जो चीज पास है उसी के सिमिलर ऐसे वर्ड लिखने जो दूर को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस है, दिस नियरनेस को इंडिकेट करता है। रिमोटनेस के लिए क्या आ जाएगा? दैट। रिमोट का मतलब दूर। तो ईयर का देयर। नाउ अगर आ गया, नाउ का देन। टुडे, टुडे का दैट डे। टुमारो, टुमारो का यस्टरडे। शाबाश, आधार कार्ड देना अपना। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। देखो बात समझना, क्या किया हमने? टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग का मतलब ही नेक्स्ट डे होता है। और यस्टरडे आ गया, यस्टरडे का देखो या तो द लास्ट डे, द लास्ट डे, या द प्रीवियस। इनको एक बार भी अगर सच्चे मन से पढ़ लिया तो याद हो सकती है ना? क्या कहा?
हाँ नहीं, आपको 3 लोगों को भेजना नहीं है, आपको सच्चे मन से इन चीजों को 3 बार किसी को सुना देना है, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो एक बार छोटी सी चीज रिवीजन कर लो। नरेशन की बात हुई, 2 नरेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन इन्वर्टेड, डायरेक्ट जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है जो रिपोर्टिंग स्पीच। जब इन दोनों को हमें चेंज करना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो कितने चेंज हुए? 5। सबसे पहले देखो, याद रखोगे, क्योंकि मुझे ध्यान रखना है कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की है या नहीं की। तो सबसे पहले क्या कर दोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हो गई? तो सेट टू का हमने टोल्ड किया है ना। अब ये कब होगा वो मैं बताऊंगा, अभी आगे बात आएगी। फिर आपको करना है, जब आगे बढ़े तो जहां पर रिपोर्टिंग स्पीच खत्म हुआ, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ, दोनों को करना है मर्ज। और जब मर्ज करेंगे तो कंजंक्शन लगेगा, और कंजंक्शन दैट ही हमेशा लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन सा लगेगा वो बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कंजंक्शन लगेगा यहां पर कोई ना कोई। कौन सा लगेगा वो भी आ जाएगा। फिर हमें देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई सा भी प्रोनाउन दिया हुआ है, अगर सब पर्सनल प्रोनाउन जिनकी बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो, और थर्ड पर्सन को हम चेंज करेंगे नहीं। और एक हमने नियरनेस और रिमोटनेस वाले ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने यहां पर कर दिया। क्या इतनी बात याद रख सकते हैं? अगर इतना याद रख लोगे तो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है और 100% होगा, लेकिन ये चीजें याद थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। अब एक लास्ट चीज बची हुई है जो मैंने कहा था ना, चेंज इन टेंस। हालांकि इसमें आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। चेंज इन टेंस। पहले तो ये बताओ, क्या आपको ये बात पता चली कि टेंस चेंज होगा क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में, एक पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच और एक पार्ट हुआ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच तो दिया हुआ है प्रेजेंट में और रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है पास्ट में, तो दोनों को जब मर्ज करेंगे तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। अब यहां पर क्या हुआ देखो, आपके पास डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और एक कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच का। तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है टेंस को चेंज करने के लिए, जो टेंस दिया हुआ है, याद रखना। मैं हालांकि लिखवाऊंगा सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन एक गुरु मंत्र याद रख लो, काम बन जाएगा। जो टेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, अगर टेंस चेंज करना है तो, अगर टेंस चेंज करना है तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में, उसी का सिमिलर पास्ट टेंस रख देना है। क्या बोला मैंने? जो भी टेंस दिया हुआ है, क्या बोला मैंने? जो भी टेंस। मैं प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी टेंस दिया हुआ है, यहां पर जो भी किसी भी टाइप का टेंस दिया हुआ है, आपको उसी का पैरेलल पास्ट टेंस रखना है। जैसे बात करूं मैं प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल का पैरेलल पास्ट क्या होता है? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैरेलल पास्ट क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट क्या होता है? वुड। और शेल का पास्ट? मे का पास्ट। तो यही यही तो रीजन है, और ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो टेंस दिया हुआ है उसी का पास्ट टेंस रख देना है। कई लोग कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, और आप भी कर रहे थे, नरेशन और वॉइस के रूल्स को मिक्स कर देते हैं। वो वॉइस में भी टेंस को चेंज कर देते हैं कि सर इसमें विल का वुड होगा ना। अरे मैंने कहा कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, वॉइस में फॉर्म चेंज होती है। फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है, ऐसे नहीं होती। हाँ, इसका आर का इज हो सकता है। टेंस चेंज होता है सिर्फ किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। नरेशन में क्यों होता है टेंस चेंज, वो हमने रीजन देख लिया है। तो अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है
तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या उसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे क्या? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस क्या हुआ? सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको मान लो डू या डज मिलता है तो क्या इनडायरेक्ट में डिड कर देंगे? क्या रीजन हुआ? वही फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में आपको कहीं भी मिला इज, एम, आर, तो इनडायरेक्ट में क्या कर दिया? वॉज और वर्क। और डायरेक्ट स्पीच में आपको हैज हैव मिला, हैज हैव हुआ तो ऐड हुआ, ये तो ठीक है, सिंपल हो गया। अब मान लो डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होती है, तो यहां फर्स्ट फॉर्म कर दें, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हो। आपने यस, याद करो जब हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था तो एक बात पढ़ी थी कि हर पास्ट का एक पास्ट होता है जिसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो जो पास्ट टेंस होता है, जो पास्ट टेंस होता है, उस पास्ट का पास्ट जो होता है वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो अगर नहीं, आपने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने यहाँ फर्स्ट फॉर्म बोला इधर से, आपकी बात का जवाब दिया ही नहीं मैंने, क्योंकि सुना ही नहीं था मैंने। देखो सेकंड फॉर्म आ गई तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है और पास्ट का पास्ट कर देंगे तो हम लगा देंगे हैड, और हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो सबको पता है। अब सवाल आ गया कि सर वॉज वर आ गया तो क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट में वॉज वर आ गया, वही बात, वॉज वर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसकी है? बी की। बी इज एम आर, वॉज वर पढ़ा ना हम लोगों ने, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है। अब जब वॉज वर आ गया तो वॉज वर की हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट क्या हैड बीन नहीं होगा? हैड प्लस बीन। अब देखो ये चीजें हालांकि अभी जैसे बताया याद आपको समझ में आया क्यों हुआ ऐसा, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। स्टार बना लेना कि इस पर फोकस करना है। बाकी चीजें आपको पता है कि जैसे मे आ गया तो मे क्या क्या कर देंगे? माइट। फिर आ गया विल आ गया तो, विल आ गया तो वुड, वुड हो गया। कैन आ गया तो, कैन आ गया तो कुड। कैल आ गया तो, अब एक चीज समझ लेना, हालांकि हम लोग ऐसा बोल देते हैं लेकिन इस चीज को ऐसा समझो, शेल का पास शुड नहीं होता, शेल का पास्ट शुड नहीं होता। इस बात को ध्यान से, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। शेल का पास्ट हम शुड कर देते हैं, अरे भाई शुड का मतलब तो एडवाइस होता है, शुड तो चाहिए, एडवाइस के अर्थ में आ जाता है। तो विल जो होता है, देखो शेल हम जहां पर लिख रहे हैं अभी वो शेल आता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए विल और शेल आता है, जिसमें आई जो है, आई के साथ में हम शेल को यूज करते हैं, ऐसा हमने टेंस में पढ़ा। हालांकि विल ही आता है आजकल तो, लेकिन शेल भी आ जाता है। तो हमने क्या किया कि विल का पास्ट कर दिया वुड, शेल का पास्ट कर दिया शुड, ऐसा नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना। और वैसे भी जब आप नरेशन लिखोगे तो उसमें वैसे भी सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो शेल जैसे आई था, आई के साथ में शेल आया है, और जब जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा तो सब्जेक्ट आई का मान लो ही हुआ, तो ही के साथ तो विल आता है, तो शेल का वहां पर तो वैसे भी वुड हो जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ मेरी बात मानकर भी इतना याद रखो कि शेल का आपको शुड नहीं करना, शेल का आपको क्या करना है? वुड करना है। इतना याद रख लोगे, फिर कहोगे, कोई कहेगा, कोई आपको ज्ञान देगा, नोट्स देखेगा तो बोलेगा अरे क्या कर दिया, ये शेल का शुड होता है, तो उसको समझा देना कि शुड नहीं वुड ही होगा, और क्यों होगा वो आपको को लॉजिक बता दिया है। शुड होता है, शुड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, चाहिए के अर्थ में, एडवाइस के लिए आता है। तो ये क्या सारी बातें याद रखोगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये टेंस कब चेंज होंगे? टेंस जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं इनकी टेंस चेंज नहीं होगा। कब? जब नंबर वन, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, आरबी का मीनिंग क्या हुआ? मैं फुल
मैं रिस्क नहीं लूंगा, चलो पूरा ही लिखवाऊंगा। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, एक तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर डायरेक्ट स्पीच का, इन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट में होता है तभी हम करते हैं। दूसरी चीज, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है में यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल या तो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस उनका टेंस थोड़ी चेंज होता है। या जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि साइंटिफिक फैक्ट्स, जो साइंस के फैक्ट्स की बात करता है, या कोई भी मान लो प्रोवर्ब हो गई, और कोई भी जो हैबिचुअल एक्शन है, मैं बताऊंगा दादा, सब बताऊंगा, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है। अब बात को समझो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा के लिए होगा, सही भाई। ये टाइमलेस एक्टिविटी है, इसके ऊपर टाइम का कोई इंपैक्ट नहीं आता। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो अगर मैं ये थोड़ी अगर टेंस चेंज कर दूंगा तो फिर तो ये मीनिंग हो जाएगा चक्कर लगाती थी, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब भी टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें, 2 और 2 4 होते हैं, ये इस तरह की जो चीजें हैं इनके ऊपर भी टेंस कभी चेंज नहीं होगा। और एक हैबिचुअल एक्शन, इस चीज को भी ऐसे समझो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान की पूजा करता हूं, अब मैं ये बोलूं अगर, तो अगर मैंने टेंस चेंज कर दिया तो फिर इसका मतलब तो करता था, अब नहीं करता है। तो जो हैबिट को इंडिकेट करता है उस सेंटेंस के ऊपर भी टेंस चेंज नहीं होता है। इतनी सी बात अगर याद रख ली तो पूरा नरेशन आप बहुत तरीके से अच्छे से कर सकते हो। एक बार अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ये सेंटेंस लिखा था, ये वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस को ही एक बार तरीके से बनाकर हम फिर आगे की कंडीशन में करते हैं। अब इतना करो तो सबसे पहले जो 4 टाइप में बताऊंगा उसमें फर्स्ट टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? आपको असर्टिव सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करना है, उस वक्त क्या ध्यान रखना है। एग्जाम में अब क्या आएगा समझ लेना। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस देगा, डायरेक्ट नरेशन में 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने, उनमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले देखो कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टाइप का है। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन से टाइप का है? अगर वो असर्टिव है, और असर्टिव क्या होता है हम बात कर चुके हैं, असर्टिव का मीनिंग होता है जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन जो होता है वो असर्टिव होता है। यानी जिसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। हमने पढ़ा है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव की शुरुआत किससे होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे होती है? WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से। पता है हम लोगों को ये चीज। तो अगर सेंटेंस है असर्टिव तो इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी। जैसे अगर मेरे पास वर्ब है सैड टू, समझना इस चीज को, सैड टू है, तो इसमें आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो वर्ब है हमारे पास से, और से के साथ अगर मैं लगाता हूं टू, समझना इस चीज को ऐसे, अगर मैं से के साथ क्या लगाता हूं? टू, तो से टू का मीनिंग टेल होता है। से टू का मीनिंग क्या होता है? टेल। इसलिए ज्यादा आप डिटेल में मत जाओ क्योंकि रूल पढ़ाए जाते हैं। से टू है तो टेल कर दो, सैड टू है तो टोल्ड कर दो, से अकेला है तो कुछ ऐसे नहीं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है, से के साथ अगर क्या लिखा हुआ है? टू, तो से टू का मीनिंग आप क्या कर सकते हो? टेल कर सकते हो। आप चाहो तो से टू का से टू भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना कोई जरूरी है, जरूरी नहीं है, यह आप पर डिपेंड करता है। इंग्लिश में जैसे एक वर्ड होता है वेट, वेट के साथ में अगर लगाता हूं फॉर, वेट फॉर, तो वेट फॉर का दूसरा सब्सटीट्यूट है अवेट। वेट फॉर की जगह क्या लगा सकता हूं? अब अवेट लगा दिया तो अवेट के साथ में फॉर
नहीं आएगा। तो वैसे ही अब दोनों में से कोई सा भी लिख सकता हूं। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूं से टू, तो से टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेल। और चाहूं तो मैं से टू का क्या रख सकता हूं, से टू भी रख सकता हूं। ठीक है। और मान लो का से अकेला है, तो से अकेला तो फिर तो से का क्या रखना होगा। और सैड टू है तो, सैड टू है तो टोल्ड। और सैड अकेला है तो, सैड अकेला है तो सैड ही रहेगा। बस इतनी सी बात यह है। फिर इसमें जो कंजंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, कंजंक्शन इसमें कौन सा आएगा, दैट। डायरेक्ट स्पीच का भी एक सेंटेंस लिखा था हमने, राहुल सेड टू लता आई एम आउट ऑफ टाउन टुडे। जो हमने अभी पहले लिखा था उसी को, हालांकि समझ में भी आ गया मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसी को एक बार सिस्टम से बना के देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है। आपने देखा कि राहुल सेड टू लता आई एम आउट ऑफ टाउन टुडे। आपने रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट देखा, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये टाइप कौन सा है, असर्टिव। और असर्टिव में फिर दो कंडीशन आगे ध्यान रखनी है। असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आएगी और कंजंक्शन कौन सा आएगा, ये याद रखना है। असर्टिव में कंजंक्शन आता है दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आती है, से टू की टोल्ड हो जाती है, से टू का टोल्ड हो जाता है, पढ़ा हमने। अब मैंने क्या किया, सेड टू का कह रहा हूं, चश्मा साफ करो, आपको कम सुनाई दे रहा है। चश्मे का और कान का बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल, क्या लिखा हुआ है आगे, सेट टू। अब आपने क्या देखा, सेट टू का टोल्ड होगा। अगर मैं चाहूं तो सेट टू का सेट टू भी रख सकता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैंने कोई नहीं, मैंने टोल्ड कर दिया, टोल्ड लता। और टोल्ड टू नहीं हो सकता, टोल्ड टू नहीं हो सकता, सेट टू का कर दिया टोल्ड लता। दोनों पार्ट्स को जोड़ा तो कंजंक्शन क्या लगा, दैट। अब आगे प्रोनाउन आ गया। अब आप ये देखो, सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप को देखो, जल्दबाजी मत करो, टाइप देखो। प्रोनाउन है आई, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर ये फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमें इसकी जगह इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। और राहुल की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई, ही, तो हमने आई को किस में चेंज कर दिया, ही में। एम लिखा हुआ है, बिन अंधे होकर चेंज मत करना, ये पास्ट में है, यहां पर पास्ट दिया हुआ है, तब हमने एम का क्या कर दिया, वॉज आउट ऑफ टाउन, और टुडे का दैट डे। जो चार ऑप्शन आएंगे ना एग्जाम में, अच्छा देखो, जब चार ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, तो मैंने क्या कहा, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। उसमें से क्या होगा कि एक ऑप्शन में सेट टू का वापस वो क्या कर देगा, वो टोल्ड टू दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा। सेट टू का सेट टू भी हो सकता है। एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें क्या करेगा, वो पूरा सेंटेंस तो सही बना देगा, पीछे टुडे का वापस टुडे ही रख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। छोटे छोटे चीजें, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि टुडे का टुडे ही रख दें तो सही हो जाएगा, नहीं। हाँ सेट टू का सेट टू कर सकते हैं, ये एक वर्ब का कॉन्टेक्स्ट होता है, सेड टू और टोल्ड एक ही मीनिंग कन्वे करता है। अंकित सेड टू मी यू डू नॉट लिसन टू मी। अब
पहले क्या किया आपने? सबसे पहले अंकित सेड टू मी, पढ़ो सेंटेंस पूरा। यू सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो असर्टिव है, और असर्टिव अगर है तो दो कंडीशन बनेगी, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन दैट। तो मैंने लिखा अंकित का, अंकित। सेट टू का क्या किया मैंने? टोल्ड। अगर मैं सेट टू का सेट टू भी रखना चाहूं तो रख सकता हूं। फिर क्या लिखा हमने? मी। दोनों पार्ट्स को कनेक्ट किया, दैट। अब क्या आ गया? यू। यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है यू, और ये यू कौन सा है? यू, योर। यू में से कौन सा वाला यू? सब्जेक्ट वाला या ऑब्जेक्ट वाला? सब्जेक्ट वाला यू है। तो अगर इसको मैं मी के अनुसार चेंज करूंगा तो क्या यू का आई नहीं होगा? यू का आई हो जाएगा। और फिर डू नॉट आ गया तो डिड नॉट। लिसन। सर आपने तो कहा था फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म होगा, वो पहली वाली वर्ब होती है, हो गई। डिड नॉट लिसन टू। फिर वापस क्या आ गया? मी। आई, माई, मी। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? अंकित। तो अंकित की लिस्ट, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? हिम। ये लो, ये वाला। अच्छा ये कैसा आया देखो, ये एक बार मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे, ठीक है? जैसे अंकित सेट टू का किया हमने, सेट टू मी टोल्ड मी कर दिया, यू दिया हुआ है, तो अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी। तो जब यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या कर दी हमने? आई। यहां तक क्लियर है? टू का डिड हो गया, नॉट लिसन टू हो गया। अब इधर क्या दिया हुआ था? मी। पहले ये चेक करो कि मी कौन सा प्रोनाउन है। मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ है इसमें? अंकित। तो अंकित की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी? हिम। तो हमने मी का क्या कर दिया? हिम कर दिया। सही है? एक दो सेंटेंस करोगे ना तो ये प्रोनाउन सेट करना सीख जाओगे आप। सही है? एक और लिख लो फिर नोट कर लो। हाँ, आप लोगों को आप लोगों को मेरी कसम है, एक बार इस सेंटेंस को पूरा सच्चे मन से पढ़ो। पढ़ा? अब इसको बनाओगे, सबसे पहले देखो सेंटेंस का टाइप कौन सा है? असर्टिव। अब वही तो मैंने कहा, आप दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हो? सबसे पहले सेंटेंस का टाइप। आई विल से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, असर्टिव। अब आप आगे जाओगे तो हम क्या करेंगे? रिया सेज टू दिया हुआ है, तो रिया का, रिया सेज टू का टेल्स और हरी। अब दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा, दैट आ जाएगा। अब ये आई दिया हुआ है, आई प्रोनाउन है, आई तो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? रिया। तो क्या आई का शी कर दूं मैं यहां पर? शी। अब विल का वुड होगा। अब विल का वुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा था, टेंस चेंज नहीं होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में। यहां पर सैड नहीं है ना, तो सैड होता तो विल का वुड होता।
यहां पर सेज दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस चेंज सिर्फ यहां सेकंड फॉर्म होगी तो ही चेंज होगा। तो विल का क्या कर दूं मैं, विल ही रहेगा, विल नॉट हेल्प। अब आगे आ गया यू, फिर वही बात यू। पहले बताओ ये यू कौन सा है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट वाला यू। तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हरी का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, हिम, तो हेल्प हिम। फिर आ गया एज, वापस आ गया आई, आई किसके अकॉर्डिंग, एज शी। अब एम का हो गया इज, शी इज एंग्री, एंग्री विद, और यू का हिम ही होगा। क्या बात आई समझ में, सही है। एग्जाम में आपको क्या होगा, आप जैसे ना चेक कर लोगे, अच्छा यहां पर सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का तो क्या होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। चार में से दो ऑप्शन होंगे जिसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, दो ऑप्शन वो काट दोगे। फिर दूसरे देखोगे, एक में टुडे का दैट डे होगा, एक में टुडे का वापस टुडे ही लिखा हुआ होगा, तो वो दूसरा वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे करके आपके चार में से तीन ऑप्शन का आप हटा दोगे, करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लोगे। तो एक बार इसको तो गिर जाता। और कोई चीज अगर नोट्स में आपको लगता भी है, मान लो बाद में रिवीजन करो भूल जाते हो, तो वैसे भी ये लेक्चर आपके यूट्यूब पे डाले ही जा रहे हैं, तो उनसे आप रिवीजन कर सकते हो। क्या कह रहे हो बोलो। मैं बताऊं नोट्स की डेफिनेशन, नोट्स ए फोर साइज के पेपर का एक कलेक्शन है जो कोचिंग की तरफ से आपको उपलब्ध करवाया जाता है, और जिनको आप घर ले जाके रख देते हो जिनको आप वापस पढ़ते नहीं हो, उनको नोट्स कहा जाता है। ऐसा है, ये तो हो गया ना। क्या,
सुनहरे नियम। हाँ, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। प्रेस चल रही है लोग। आज हाथ धीरे चलते हैं। क्या बात हो रही है? मैं कहा ना, चश्मे का सुनने से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आई कैन प्रूव। हो गया ये? हो गया। 1 2 3।
खत्म हो गया। हाँ, कल प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। खत्म नहीं। आपको फिर कह रहा हूं, देखो, वॉइस, नरेशन, टेंस और प्रेफिक्स सफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स और सफिक्स, सिर्फ ये चार टॉपिक जो हैं, इन चार टॉपिक को तो वो एकदम अच्छे से कर लेना, बाकी टॉपिक का सिर्फ रिवीजन कर लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब जैसे प्रेपोजिशन है, समझना इस चीज को, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आप कितना भी पढ़ लो, करेक्ट होने के कोई चांस जो है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप इतने से घबरा रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी, इसलिए कहा कि एक बार रिवीजन कर लेना, जिससे उतना आपका चांस बन जाएगा परसेंटेज करेक्ट होने के। हो गया। वॉइस, नरेशन, प्रेफिक्स, सफिक्स और टेंस, इन चार में से तीन क्वेश्चन इनके तो कंफर्म है 100%। तीन क्वेश्चन इनमें से, तीन या चार, तीन या चार क्वेश्चन तो इनके 100% है। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन का रोल। यस, डन। आपने कह दिया। बाकी ऐसा नहीं है, कभी भी आपको लगता है कोई डाउट या कोई रिवीजन या कोई भी प्रैक्टिस के लिए, कभी कोई क्लास आपको लगता है कि हमें एक दिन की क्लास और होनी चाहिए, आप ऑफिस में बोलोगे, जो बुला लेंगे, अपन लगा लेंगे क्लास, कोई ऐसा इशू नहीं। क्या कह रहे हो? दूरभाष नंबर? बिल्कुल। दूरभाष की जगह मैं खुद ही आ जाऊं तो हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 टाइम का खाना। प्रोनाउन तो हमेशा चेंज, कहीं हाँ, प्रोनाउन तो सब में चेंज होंगे। प्रोनाउन भी कौन से, फर्स्ट और सेकंड पर्सन।
टेंस चेंज नहीं होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टेंस तब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। लेकिन उसमें अपवाद क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स ही है। नजरें ऐसे है लोगों की जैसे शेयर मार्केट का वो ग्राफ है अप डाउन, वो लिख रहे हैं, देखो ये देखो। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, किसने बोला? लिखा इसके लिए बोला है मैंने। जल्दी 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 जल्दी। मैं तो ये और चाह रहा हूँ, फोटो ही ले लो, टाइम बचेगा। बहुत। ये तो हमेशा ही बोलता है। विद्रोही? क्या बोलते हैं इंग्लिश में विद्रोही को? रिबेलियन। इसके लिए एक शब्द और आता है, ये कोई भारत देश इसकी बात ही नहीं है, ये तो लर्निंग वाली बात है। सीखना, सीखना ही पड़ेगा ना। एक बात बताओ, जब आपको सामने वाले की लैंग्वेज ही नहीं पता होगी, तब आप अपनी अच्छाइयों के बारे में उसको कैसे बता पाओगे? हैं? सर हमें बताना ही नहीं है सर, हमें तो फर्स्ट ग्रेड बन के स्कूल जाना है बस। बात क्या है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडिया में इसको स्किल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश ही आती है के पास बहुत सारा अनलिमिटेड नॉलेज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉलेज आपकी मदर टंग में भी हो सकता है, लेकिन बात क्या है कि जो समय की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना ही है। एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ का है, तो क्या कर सकते हैं, दिक्कत आती है ना तभी। नहीं तो ये चीज़ें, इसका 80% पार्ट आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर यह सिस्टम अपना ऐसा है तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। और अपने यहाँ यही स्कूल सिस्टम में देख लो कितना वेरी करता है। आप ये जो बड़े कई स्कूल्स हैं, कई बड़े सीबीएसई स्कूल्स हैं, इनके सिलेबस देखो इनका, पेरेंट्स को मतलब पसीने आ जाते हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में भी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के इतने स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें। मेरे एक फ्रेंड है जो प्रोसेस में जॉब करते हैं, और इटली रहते हैं, वो इटली में जॉब कर रहे हैं वो। तो रिसेंटली अभी जैसे उनकी जो डॉटर है वो तो इंडिया में यहीं जयपुर ही रहते हैं, तो वो अभी जैसे स्कूल
शायद फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्लास में से आई होगी। तो अब घर पे यहाँ पर जैसे कोई होमवर्क वगैरह उनको करवाया जाता है, तो क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के, उनको भेजते हैं। भाई उनको उनके घर वालों को भी लगता होगा कि इसके पापा में इटली रहते हैं तो उनकी तो इंग्लिश अच्छी है, और नो डाउट अच्छी है। वो वहाँ भेज देते हैं इसके आंसर बताओ, और फिर वो मुझे भेजते हैं, सर जल्दी बताओ मेरी इंसल्ट होए उससे पहले आप बता दो। और मैं देखता हूँ, हाँ मुझे आते हैं उनके आंसर, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक पेपर लगता है कि नहीं यार क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, तो यही इतना लेवल का इतना वेरी कर रखा है क्या। आधे घंटे बाद जवाब दें क्या क्या? नहीं नहीं मैं समझ गया, लेकिन उसको देने का लॉजिक क्या है आधा घंटा? तो क्या घर तोड़वा दे? चलो हो गया ये। 1 2 3। सुनो एक बार इस सेंटेंस को देखो, क्या लिखा है? अमित सेड टू हर डॉग्स बार्क एट नाइट। जब हमने रिपोर्टेड स्पीच देखा तो उसके अंदर एक ऐसा सेंटेंस आया जो फैक्ट को इंडिकेट कर रहा है, हुआ ना? कोई साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, ऐसा ही है ना कुछ? तो हमें यहाँ तक पर देखते ही पता चल जाएगा कि इसका टेंस चेंज। तो हमने क्या लिखा? अमित का, अमित सेड टू का टोल्ड हर, कंजंक्शन लगाया दैट, दोनों को कनेक्ट किया, फिर लिखा डॉग्स बार्क एट नाइट। सीधा सा सिंपल सा। हाँ अब इसका टेंस चेंज होगा ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, रात को भौंकते तो ये हैबिचुअल एक्शन है। अगर मैं टेंस चेंज कर दूं बार्क्ड एट नाइट, तो इसका मतलब था पहले ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे आपसे एग्जाम में जिनका टेंस आपको चेंज करना है नहीं। अब एक बार इंट्रोगेटिव पे आ जाओ। इंट्रोगेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे आपकी आ गई मान लो सैड, तो सैड का आस्ट कर देंगे। क्या कर दिया? आस्ट। अब इसमें सैड का सैड नहीं रख सकते, वो टोल्ड वाली गणित तो थी सही, लेकिन इसमें सैड आ गया तो सैड का क्या कर देंगे? आस्ट। आपको आस्ट करना है, कभी कभी इंक्वायर्ड भी हो सकता है। 4 ऑप्शन आएंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। कभी कभी हो सकता है इंक्वायर्ड दे दे, इंक्वायर का मतलब भी पूछना ही होता है। मोस्ट प्रोबेबली आस्ट ही आएगा, लेकिन ये मेरा फर्ज था बताना, कभी चेंज हुआ तो ध्यान रखना है। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन में क्या करेंगे? 2 चीजें ध्यान रखनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें कंजंक्शन या तो रहेगा इफ या रहेगा वेदर, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें वही WH कंजंक्शन का काम करता है।
जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो उसमें इफ या वेदर, इसका मतलब की होता है। जैसे अब मैं कहता ना कि उसने मुझे पूछा क्या आप आओगे, तो मैंने कहा उसने मुझे पूछा कि क्या आप आओगे आज, तो ये बीच में जो की बोला मैंने, तो की को कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर होता है। डब्ल्यू एच वर्ड में वही डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि क्वेश्चन मार्क होता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है। क्वेश्चन मार्क होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, जब दो सेंटेंस को मर्ज करोगे ना तो वो जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में बदल जाएगा। सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अब जो मूर्ख लोग हैं ना, एकदम पागल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा, अरे असर्टिव क्या होता है, लेकिन आप जैसे लोगों को तो पता ही है, आप जैसे लोगों को तो पता ही है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होगी, असर्टिव में बाद में होगी। कैसे, क्या हुआ? आपकी तो तारीफ की है मैंने। नहीं नहीं नहीं, आपकी तारीफ है। देखो, अगर मैंने ऐसा बोला भी है ना, तो ये भी बोलने की हिम्मत कब आई मुझे, आप लोगों का ऐसा नेचर है, मुझे पता है कि आप लोग बुरा नहीं मान सकते, ठीक है ना, इसलिए। और दूसरी चीज है, हाँ, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लेना। चीजें क्या होती है कि छोटी सी चीज गलत करवा देती है। यहाँ पर तो आपको वर्ब आप आगे रखनी है पीछे रखनी है, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रेशर देना होगा माइंड पे। एग्जाम में तो वो चीज आपको वहां पर देखते ही पता चल जाएगा। आप इसको ऐसे समझना ध्यान से। देखो क्या लिखा हमने, मनीष सेड टू हिम आर यू गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव होते ही आपके माइंड में सारा सिनारियो क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब तो होगा आस्क्ड और कंजंक्शन लगेगा आर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन लगेगा इफ या वेदर। और थर्ड चीज क्या है कि सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव में चेंज करना है, यानी इसके अंदर जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, किसमें, क्वेश्चन वाले पार्ट में, तो असर्टिव में क्या कर दोगे सब्जेक्ट के बाद में वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। सबसे पहले मनीष का, मनीष, सेट टू आ गया, आस्ट, हिम, दोनों पार्ट को कनेक्ट करो। इफ या वेदर, इफ भी आ सकता है ऑप्शन में और वेदर भी आ सकता है, जो ऑप्शन में हो जिसके हिसाब से मान लो कि दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। इफ आ गया। अब देखो, अब आर यू है, यू सब्जेक्ट है हमारा और यू से पहले क्या है, तो जो भी अब चेंज होगा ना, तो अब आप इनको इस तरीके से मान के करोगे, यू पहले और आर बाद में। क्यों? असर्टिव, तो पहले यू है ना, अब यहां पर पहले यू आएगा, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो यू का क्या यहां पर यू हिम के अकॉर्डिंग ही में चेंज होगा। फिर आर का हुआ वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट का दैट, सबसे काम की बात बोली है भाई ने। सही है ना?
एक दो सेंटेंस और देखो, काम आसान बनाओ। पीटर said to Michael, एक बार पढ़ना। पीटर said to Michael, कैन आई बोरो योर कैमरा फॉर अ, क्या आपका कैमरा में एक वीक के लिए उधार ले सकता हूं? क्या बोरो का मीनिंग उधार लेना। सबसे पहले एक बार सेंटेंस को चेक करो, इंट्रोगेटिव है तो पीटर का, पीटर सेड टू का, आस्क्ड माइकल, कनेक्ट करने के लिए इफ। अब आई और कैन, तो पहले आई किसके अकॉर्डिंग? पीटर, तो पीटर का क्या हुआ? कैन का गुड बोरो, योर का किसके अकॉर्डिंग? माइकल, हिज कैमरा फॉर अ, है राहुल said to Amit, what happened? एक बार पढ़ो। राहुल सेड टू अमित व्हाट हैपेंड, उसने पूछा क्या हुआ? राहुल का, सेड टू का, आस्क्ड हिम, सॉरी अमित, कनेक्ट करने के लिए, अब इफ नहीं डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड ही आ गया कनेक्ट। अब बचा क्या? हैपेंड बचा है। हैपेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है ना, तो हेड, सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैपेंड का कर दिया हैड हैपेंड। सही है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। राहुल सेड टू अमित, डिड यू बाय अ मोबाइल लास्ट वीक? देखो सुनना ध्यान से। राहुल सेड टू अमित, डिड यू बाय अ मोबाइल लास्ट वीक। अब इस सेंटेंस को मैं बनाऊं तो क्या राहुल का राहुल कर दूंगा, सेड टू का लास्ट, अमित, अब कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर। अब एक चीज देखो, एक बार इधर देखो क्या लिखा हुआ है, डिड यू। टेंस पढ़ा है आप लोगों ने, कॉमन सी बात समझना। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यू से पहले डिड आ रखा है, डिड कब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में आता है। और जब इस सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो फिर क्या डिड रहेगा? पढ़ा ना टेंस में, आई वेंट देयर, आई डिड नॉट गो देयर, ऐसा होता है। तो अब मुझे पहले तो लिखना है यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? अमित, अमित के लिए क्या हो गया? यू का ही। अब कुछ लोग हैड डन कर देंगे, गलत हो जाएगा। वर्ब हमारी क्या है भाई? ये सेकंड फॉर्म ये होगी ना टेंस, तो ही हैड बॉट, हैड बॉट। और अगर मान लो ऐसी भी कंफ्यूजन हो तो एक काम कर सकते हो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, तो इसी का परफेक्ट क्या होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड बॉट हो जाएगा। ठीक है, ही हैड बॉट
अब मोबाइल लास्ट वीक का क्या कर दिया, जैसे यस्टरडे का तो लास्ट डे किया, तो लास्ट वीक आ गया द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। बात समझ में आई? और अगर आपको दिक्कत हो तो इसको ऐसे नोट डाल के लिख सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डिड है, समझना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, डिड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हट जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड है तो जब सेंटेंस असर्टिव बनेगा तो भी वैसे भी डू डज डिड तो हट जाता है। डू डज डिड कब आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आता है। तो जब नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो सेंटेंस में असर्टिव में बनेगा तो वो डू डज डिड हट जाएगा। क्या इस बात को याद रख लोगे? इंट्रोगेटिव अगर ऐसे बनेगा तो कर दोगे। एक छोटा सा 2-3 सेंटेंस और देख लो, एक पूरा पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। क्यों? चलो रहने दो। यहीं से था। कल सुनना ध्यान से, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, पहले रुक जाओ। कल थोड़ा सा मतलब टाइम लेके चलना। कल हो सकता है जैसे 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा, अभी 1.5 घंटे की क्लास है ना, कल 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अगर लेने पड़े और आप लोगों को भी अगर भूखा रहना पड़े तो कल मैनेज कर लेना। कल शुरुआत के 10-15 मिनट में इसको पढ़ के थोड़े से टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस और जो कुछ भी बचेगा वो करके डिस्कशन करके कल अपने इस क्लास को कर देंगे दी एंड। दी एंड नहीं, एक न्यू बिगिनिंग है। तो मिलते हैं कल।